हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का ये 2024 का बच्चा पहला वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th में आपका जहाँ तक हम लोग पहले कर चुके हैं। इसे पिछले साल भी मैंने पढ़ाने का प्रयास किया था क्लास 10th, लेकिन क्लास 12 के कारण आपका टाइम नहीं मिलने के कारण मैंने क्लास 10th का उतना वीडियो लेक्चर्स नहीं डाल पाया था। लेकिन अब आपका अल्टरनेटिंग का मतलब है आपका एक दिन बाद एक दिन, हर दिन आपको क्लास 10th का आपका वीडियो लेक्चर्स आपका 5 बजे मिल जाएगी, शाम 5 बजे। तो आप देखिए और आपको मैं समझाने का प्रयास जो करता हूँ उसको आप समझिए, और मेरा उम्मीद है कि आप ज़रूर समझोगे। तो आप जब भी वीडियो देखेंगे तो इधर उधर से मत देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो लेक्चर्स हो गया है तो आपको ढूंढ के नहीं मिलेंगे। आप जब भी वीडियो लेक्चर्स देखेंगे आप अपना, तो क्लास 10th का आप जाइएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ अपना क्लास ढूंढिएगा, वहीं से सारा वीडियो लेक्चर्स आप देखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपको सारा वीडियो लेक्चर्स वहाँ सीक्वेंस में मिलेंगे और अच्छा आपको समझ में आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट किए थे आपका चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 आपका 1.1 समाप्त कर चुके थे एनसीईआरटी का। ऐसे हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा भी करनी है, लेकिन अभी मैं आपका एनसीईआरटी पे ले करवाऊँगा। तो एनसीईआरटी में हम लोग चल रहे थे आपका एक्सरसाइज 1.2 में। 1.2 में आप जा कर के पहले देख लो, मैंने क्वेश्चन नंबर आपका 2 तक बात कर चुका है, 2 में जो भी क्वेश्चंस था आपका। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, और सही से आप समझिएगा, क्योंकि हम पूरा एग्जाम्पल्स के साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ सकते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और समझने का आप प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। पहले कहा क्या रहा है बच्चा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। किसका? तो यह जो आपके पास नीचे में 3 प्रश्न दिए हैं इसका। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मैं आस्ते से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात, मैं 1 नंबर बना रहा हूं। ठीक है, तो 1 नंबर बनाने के क्रम में आपको जब वहां क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आपको क्या करनी है, अपना नंबरिंग करना है। आपको सबसे पहले आपको यहाँ सॉल्यूशन कैसे मतलब हल में क्या करिएगा, 12 लिख लीजिए, 15 भी लिख लेना है और 21 भी लिख लेना है। मैंने पहले आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए सिखा चुका हूँ। कैसे करते हो बताओ? आप बोलोगे सर 2 से आप दीजिए तो यह बन जाएगा 6, फिर आप 2 से भाग दोगे तो यह बन जाएगा 3, और फिर देना है क्या? आप बोलोगे सर आप देने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो मेरे पास जो आया आपका 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास 2 की संख्या 2 आया और 3 एगो, इसीलिए मैंने लिखा 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर कितना? 1। चलो, उसी प्रकार से मैं 15 के बारे में बात कर लूँगा। तो 15 के बारे में अगर बात कीजिएगा तो कितना से दीजिएगा? आप बोलिएगा कि सर इसको आप 3 से देना स्टार्ट कीजिए, 3 पछे 15। ठीक, और कुछ नहीं। तो मेरे पास इसमें आया बच्चा 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, क्योंकि 3 की संख्या 1 और 5 की संख्या भी 1। उसी प्रकार से आपका 21 में दीजिए। ठीक है, तो 21 में दीजिएगा तो 3 से फिर के लाइएगा 7 या 21। इसमें आया आपका 3 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। अब सुनो मेरी बात, ध्यान देना। कैसे एचसीएफ सिखाया है, कैसे एलसीएम सिखाया है। मैंने बोला था कि एचसीएफ में आपको देखनी है कि ऐसा क्या है जो तीनों में है कॉमन, और ऊपर वाला मत देखना, पावर नहीं देखना, बेस को देखना है, नीचे वाला। तो आप कहोगे सर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों में 3 है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे डायरेक्टली भी आप अप्रोच लगा सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि आप इन तीनों को आप घेर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन से बच जाए।
और ऐसे एग्जाम हॉल में आपको घेरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा करके आपको बतला रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसको सीधा सीधी भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं करना है तो आप इसको 3 को इधर लिख लीजिएगा, यह वाला इसे देखो यार ध्यान से, 3 पे पावर 1 और 2 पे पावर आपका 2, ताकि यह सीधा सीधा में अच्छा से आपका घेरा जाए। देखिएगा ध्यान से, कोई ज़्यादा हम डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं बतला रहे हैं, और मैं घेर क्यों रहा हूँ यह चीज़ आपको जस्ट अभी पकड़ में आ जाएंगी। चलिए, और भी कोई ऐसा चीज़ है जो तीनों में है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, तो आप रुक जाओ। जो बच्चा तीनों में होगा उसका छोटा वाला पावर हमारा एचसीएफ कहलाएगा। आप देखो तो इन तीनों में छोटा पावर किसका है? आप बोलोगे सर पावर तो छोटा किसी का नहीं, सबका बराबर है। तो आप इन तीनों में से कोई एक पावर वाला लिख दो, तो 3 पे पावर 1, इसका मतलब यह आया हमारा 3, मतलब एचसीएफ हमारा निकल गया कितना? 3। समझ रहे हैं मेरी बात? आ जाओ, अब बारी है एलसीएम की। तो एलसीएम की बारी है, तो आपको क्या करनी है कि यह तीनों में देखनी है कि किसका पावर बड़ा है, जो घेरा हुआ चीज़ है। आप बोलोगे कि सर जो घेरा हुआ चीज़ है सबका पावर तो बराबर है, बड़ा यहाँ कौन सा है? कोई है भी नहीं किया है। इसका मतलब मैं किसी एक को लिख सकता हूँ। देखो एलसीएम में हम लोग क्या करते थे कि जो घेरा हुआ चीज़ है उसको तो लेवे करते थे, अब जो बच गया उसको भी लेना पड़ता था एलसीएम में। तो हमारे पास क्या क्या बाहर में बच गया है? 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। आगे आप बताओ कि इसको क्या करोगे? आप बोलोगे सर 3 पे पावर 1 का मतलब 3, और 2 पे पावर 2 का मतलब 2 गुना 2, 5 पे पावर 1 का मतलब 5, और 7 पे पावर 1 का मतलब बोलो, आप कहोगे सर 7। तो आपको क्या करनी है कि इन सभी को मल्टीप्लाई करनी है, गुना करनी है। तो गुना करके देखो कितना आ रहा है आपका। आप बोलोगे सर 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, और 60 गुना यदि आप 7 कीजिएगा तो 7 छा के आपका 42, मतलब 420। ठीक, तो इसका एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया कितना? 3, और यही आपको निकालने के लिए कह रहा था। समझ गए मेरी बात? तो यह आपका 1 नंबर मैंने बना करके आपको दिया। ठीक, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, और आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको अस्थिर तरीके से ही समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है ना? चलो इसको पहले नोट करो, फिर मैं आगे बात करूँगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आराम से इसको भी समझना। 17 है मेरे पास, 23 है मेरे पास, 29 है मेरे पास। देखिएगा ध्यान से, यदि मैं बोलूं कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो आप बोलोगे सर आप डायरेक्टली 17 से ही दीजिए, क्योंकि कटना है भी नहीं किया है। ठीक, तो जब बच्चा नहीं कोई कटे तो आप डायरेक्टली 17 से दे करके इसको आगे आप लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं बच्चा 1 गुना 17 पे पावर 1, और 1 पे पावर 1 भी लिख डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी प्रकार से यदि मैं 23 के बारे में बात करूं, आप बोलोगे सर फिर से सेम टू सेम लिखिए। इसका मतलब 1 पे पावर 1 और 23 पे पावर कितना? 1। अब रही बात 29 का, तो 29 को भी तुम आराम से दो, तो तुम बोलोगे कि इसको आप तब लिखिए 1 पे पावर 1 और 29 पे पावर 1। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभाज्य गुणनखंड में सिखाया वही सिस्टम। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ कॉमन चीज़ क्या है? तुम कहोगे सर 1 1 1 1 इसमें है, और यदि मैंने 1 नहीं लिखता ना तो तीनों में कोई कॉमन अबे नहीं करता। तो कभी कताल ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलो सबसे पहले मैं एचसीएफ के बारे में बात करूँगा। आपको पता है कि एचसीएफ वह होगा जो तीनों में हो, कॉमन पॉइंट, समझ रहे हैं ना, और उसका पावर क्या हो? सबसे छोटा। ठीक, तो आप इन तीनों में से सबसे छोटा पावर बता दो। आप बोलोगे सर तीनों का बराबर है, किसी को लिख लीजिए। तो 1 पे पावर 1 का मतलब 1, एचसीएफ हमारा 1 आ गया। ठीक, अब एलसीएम की बारी है। तो एलसीएम में मैंने बोला था कि घेरा हुआ में जो बड़ा पावर होगा, तो इन तीनों में आपका बड़ा पावर किसका है? आप बोलोगे सर किसी का भी नहीं है, सेम सब बराबर है। तो आप कोई भी एगो लिख डालो, और बाहर में जो है सबको आप लिख डालो। अब देखिएगा ध्यान से,
हमसे नहीं खटवाइएगा उतना, आपको तो काम करने अबे करता है। अब बताइए 1 पे पावर 1 का मतलब 1 होता है, गुना 17 होता है, गुना 23 होता है, गुना 29 होता है। क्या इसको आप गुना कर लीजिएगा? बोलिए ज़रा। आप बोलोगे ज़रूर कर लेंगे। 1 गुना 17 करेंगे 17 ही मिलेगा, और 17 गुना आप 23 कीजिएगा कितना मिलेगा आप बताओ हमको। आप बोलोगे 17 तिया 51, 17 दूना 34, 34 और 5 बोलो तो 34 5 हो गया आपका 39, तो 391 तो यही हो गया। अब 29 से यदि आप गुना करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 29 से गुना आप इसको रफली कर लीजिए यहाँ बगल में, ठीक है। देखिए यह गुना उना करने का आपका काम है, मेरा काम नहीं है। तो 9 गुना 1 कीजिएगा, 9 9 नमा 81 हो गया। उसके बाद 9 तिया 27, 27 और हाथ में बचा है 8, कितना हो गया तुम्हारा? 35। चलो उसके बाद 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 1 7, यह बन गया 9, यह बन गया 3, 8 5 13, 3 7 3 10 1 11, 11 33 9, 11 33 9 क्या आया? एलसीएम। ठीक, तो इसी प्रकार से हम लोग तीसरा वाला भी बनाएंगे। चलिए लिखिए, इसको भी आप लिखिए। चलिए यह भी खेल समाप्त हो गया। आपने एचसीएफ निकाला 1, एलसीएम निकाला कितना? 11 33। अच्छा बच्चा, यह सब चीज़ निकालने के बाद ना यदि आपकी मन हो जाए कि नहीं मुझे और भी थोड़ा अच्छा से लिखना है, तो अतः कैसे इसमें लिख सकते हैं कि अतः हमारा एचसीएफ जो हुआ, एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम जो हो गया वह बन गया 11 33 9। थोड़ा सा कॉपी आपका सुंदर दिखना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा बोला। ठीक, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से, मैं लिखता हूँ हल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहती है? 8 है लिख डालो, 9 है लिख डालो, 25 भी है उसको भी लिख डालो। चलो 8 का मुझे अभाज्य गुणनखंड जरा बताइएगा। आप बोलिएगा सर 2 से दीजिएगा 4, 2 मिलेगा, यही ना? आप बोलोगे बिल्कुल। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ? इसका मतलब आपका क्या हुआ? आप बोलोगे कि सर आपके पास सिर्फ आया 2 पे पावर 3, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉमन पॉइंट किसी में नहीं आएगा, कॉमन अबे नहीं करेगा, तो मुझे 1 भी लेना पड़ेगा। तो मैं 1 पे पावर 1 लूँगा। जब देखिएगा किसी में कोई मैच नहीं करे तो 1 भी लेना पड़ेगा। अब 9 की बारी है, तो आप बोलोगे सर 3 से खिला दो, तो आप फिर से एक बार ले लो, तो यह बन जाएगा 3 पे पावर 2, 1 पे पावर 1। ठीक, चलो 25 की बारी है। 25 में आप 5 से खिलाओ, 5 25, फिर आपका 5 एकम 5, तो 5 पे पावर 2 और 1 पे पावर 1। एक मैंने इसीलिए लिया कि अगर मैं 1 नहीं लेता तो कोई भी चीज़ किसी में कॉमन नहीं आता। तो कॉमन का मतलब है जो तीनों में दिखे। तो अब मेरा यह दिख रहा है तो मैं इसको घेराव कर लेता हूँ थोड़ा सा। आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माइंड में सोच लीजिएगा। चलिए एचसीएफ का अगर जब मैं बात करूं तो मैंने बताया था कि तीनों में जो है, मतलब घेराव वाला ये डब्बा में जो तीनों में दिख रहा है उसका छोटा पावर, तो छोटा पावर तो किसी का नहीं है, सबका बराबर है। तो यहाँ किसी एक को ले लेंगे। देखिए एचसीएफ में छोटा पावर और एलसीएम में बड़ा पावर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1 पे पावर 1 होगा, तो 1 पे पावर 1 का मतलब एचसीएफ हमारा 1। एलसीएम के बारे में अगर जब मैं बात करूं, आप बोलोगे सर यहाँ आप इन तीनों में से किसी एक का बड़ा पावर लेना है। तो बड़ा पावर लेना है तो इन तीनों का तो पावर आपका क्या है? सेम है, तो आप कोई भी एक ले लो। ठीक, ले लिया। उसके बाद जो डब्बा से बाहर है उसको भी लेना पड़ेगा, मतलब 2 पे पावर 3 ले लीजिए, 3 पे पावर 2 ले लीजिए, 5 पे पावर 2 ले लीजिए। तो क्या मिलेगा आपको? आप बोलोगे सर 1, इसका मतलब 8, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बतलाया है कि 2 को 3 बार गुना करोगे तो 8 मिलेगा, और 3 को 2 बार गुना करोगे तो 9 मिलेगा। अभी तुमने जस्ट लिखवो किया,
यदि इसके बावजूद भी आपको कष्ट है तो इसको आप 3 बार पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको आप 2 बार लिख लीजिए और इसको भी आप 2 बार लिख लीजिए। अब सबको गुना कर डालिए, देखिएगा कितना अच्छा से हम सिखाते हैं आपको। 1 गुना 2 करोगे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 और इधर 25 25, तो 72 गुना आप 25 कर लो, कितना होता है? आप बोलोगे सर 5 गुना 10 होता है और 7 पचे 35, 35 और 1 36, फिर 2 दूना 4, 7 गुना 14, ठीक है। तो 0 0 यहाँ 4 3 7 1 8 और 1, तो 1800 आया इसका एलसीएम, ठीक है, देख लो। ठीक, तो आप नीचे लिख सकते हैं, अतः एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर 1800। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब कुछ भी आ सकता है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब मैं ये चैप्टर समाप्त कर दूंगा तो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में 1.1 से लेके 1.4 तक में, मैं उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी करवाऊंगा ताकि आपका बिहार बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से नहीं छूटे, ठीक है। यहाँ तक कि मैं ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो पूरा एकदम कवर करते हुए आगे निकलेंगे। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे चलूँगा, ठीक। लिखो इसको आप। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कितना आसान है और यह पूछा जाता है 2 नंबरिया में। बच्चे कह क्या रहा है? कह यह रहा है कि यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा, ठीक है। आ जाइए। तो सबसे पहले बात बच्चा, यह क्वेश्चंस जैसे मैं दिया रहूँगा ऐसे दिया रहता है एग्जाम्स के लिए। मैं आपका एग्जाम लूँगा तो आपको पता चल जाएंगे कि कैसे आपको बनाना चाहिए। तो आप हल लिख लीजिएगा। सबसे पहले बात आपको लिखना है कि दिया है, क्या दिया है? दिया है आपका कि एचसीएफ ऑफ 306 657 बराबर 9। और तुम हमारे लिखने के तरीके पे भी थोड़ा ध्यान दो कि मैं लिख कैसे रहा हूँ। देख रहे हो ना, मेरा स्टाइल देख रहे हो ना। दिया है उसके जस्ट सामने वाला लाइन से स्टार्ट करता हूँ। तो इस प्रकार से लिखो कि तुम्हारा कॉपी सुंदर सुंदर दिखे, ऐसा नहीं कुछ भी लिख करके आगे, ठीक। आ जाओ। तो कहता है कि मुझे एलसीएम ज्ञात करनी है किसका? 306 657 का। इतना बराबर वाट लिख दिया मैंने। अब देखो क्या करूँगा, आपको बोलना है कि सिंस मुझे पता है कि ए गुना बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी गुना एलसीएम ऑफ ए बी। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा चीज़ मैं बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, ए और बी कोई 2 संख्या है, ठीक है। तो वह संख्या क्या है जो आपके पास ऊपर में दिया हुआ है? 306 और 657। ऐसे मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में मैंने बतलाया था कि जो बड़ा संख्या होता है उसको ए मान के चलेंगे, जो छोटा संख्या होता है उसको बी मान के चलेंगे। लेकिन यहाँ आप कोई भी संख्या किधरों लिख डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ देख लो, चलो आ जाओ। तो मैंने ए इसी को मान लेता हूँ कि 306 है और बी मान लेता हूँ कि आपका 657। आप उलट भी सकते हैं, 657 और 306 लिख सकते हैं। चलिए, तो आप यहाँ लिखो एचसीएफ ऑफ ए बी के स्थान पे अब क्या लिखना पड़ेगा बच्चा? यह वाला चीज़ 306 और 657। और कई सारा कलाकार क्या करता है वो अभी मैं बतलाऊंगा, पहले मुझे बता देने दो। चलो, एलसीएम लिखना है आपको और फिर आपको ए बी लिखना है। ए बी का मतलब 306 और कितना? 657। अब देखिएगा ध्यान से, मुझे एचसीएफ दिया हुआ है, मैंने सिर्फ फार्मूला में अभी सेट किया और कुछ काम नहीं किए हैं। चलिए देखिएगा, 306 लिख लेता हूँ गुना 657 लिख लेता हूँ। एचसीएफ ऑफ इतना दिया है 9, तो मैं यहाँ 9 गुना लिखूँगा। इसको अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गुना मैं लिखता हूँ ये वाला चीज़, एलसीएम ऑफ 306 657, ठीक। तो मुझे एलसीएम चाहिए, तो यह गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाना है। तो यह बन जाएंगे 306 गुना 657, अब बटे में हो जाएंगे आपका 9,
बराबर इधर मैं लिखता हूँ एलसीएम ऑफ 306 657। ठीक है, अब इसको कटाइए जरा सा, आप बोलिएगा कि जरूर कटाएंगे। तो आप 9 तिया 27 हो गया। उसके बाद आपके पास शेषफल 3 बचा, 3 पर 6 36, 9 चौक 36, तो यह 34 हुआ। अब देखो मैं बगल में लिख रहा हूँ, आप बगल में मत लिखिएगा, आप नीचे जाइए, लिखते जाइए लिखते जाइए। तो मैं इस एलसीएम वाले टर्म को डायरेक्टली इधर लिखता हूँ, देखना ध्यान से, या केसेस में लिखता हूँ एलसीएम ऑफ 306 और 657 बराबर मैं लिखता क्या हूँ 34 गुना 657 या 657 गुना 34, जो करना है आप कीजिए। ठीक है, चलो अब आगे क्या करनी है कि एलसीएम लिख लेनी है, 306 भी लिखनी है, 657 भी लिख लेनी है। अब जरा इसको गुना करते हैं, तो गुना कीजिएगा तो 657 गुना 34 कर लीजिएगा तो 7 चौके 28 हो गया, और 4 पंचे 20, 20 और 2 22, फिर 6 चौके 24, 24 और 2 बोलो रे 26। चलो आ जाओ, फिर 7 तिया 21, 5 तिया 15, 15 और 2 17, फिर 6 तिया 18, 18 और 1 19। चलो यहाँ 8 हो जाएंगे, यहाँ 3, यहाँ 7 6 13, उसके बाद 9 2 11, 1 12, और यहाँ 1 और 1 2, 22 338। देख लो गुना करने में कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, बोलो न रे। आप बोलोगे सर देख लेते हैं, गुना करने में मिस्टेक करेंगे तो वो आपकी इच्छा है, आप देख लीजिएगा। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट आया, आंसर आया, मतलब एलसीएम आया। और आने वाले समय में बच्चा यही क्वेश्चन से मैं अदर अच्छा क्वेश्चंस आपको बता करके दूंगा कि कभी एलसीएम दिया रहता है, एचसीएफ निकालना होता है, कभी दो संख्या का गुणनफल दिया रहेगा तो संख्या निकालना है। आने वाले समय में बहुत सारा क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इस थ्योरी से रिलेटेड, मतलब यह वाला फार्मूला से रिलेटेड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ आपको समझ में तो आया होगा। अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा आप फिर दोबारा देखो, जरूर समझ में आएंगे। चलो इसको भी नोट कीजिए आप। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैं जो पहले बात कर रहा था, मैंने बोला था कि एक बार बताऊंगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली यह फार्मूला यूज कर लेते हैं, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, और फटाफट बैठाएंगे, कटा कटा करके जैसे मन तैसे निकाल देंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यह अब लूर बुद्धि जो है ना हमको भी है कि डायरेक्टली फार्मूला बैठाओ, फटाक से कटा कटा करके एलसीएम निकाल दो। ऐसा गड़बड़ काम आप नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ लगाइएगा तो आप सिस्टम से लगाइएगा, ताकि एग्जामिनर्स आपका नंबर काटने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचे। ठीक है ना। मैं बच्चा आज 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, 6-7 साल हो गए, 8 साल होने वाला है तकरीबन। तो मैंने क्या देखा है कि जो भी बच्चा ढंग से अगर जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो मैथ में 100 में 100 स्कोर करते हैं। कई सारे बच्चे ने आपका 99 97 स्कोर किया है। तो मैं ऐसा अनुमान बता सकता हूं कि कहाँ नंबर कट जाएगी आपकी, कहाँ नंबर आपका नहीं कटेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब आ जाओ इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। यह हमारा भाषा वाला क्वेश्चन है। कई सारे खिलाड़ी इसको अलग अलग तरीके से बच्चे को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं कन्विंस करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ आपको सिखाने के लिए और समझाने के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता करके आपको कन्विंस कर दिया कि देखो यह होता है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक, आ जाओ। इन्होंने कहा क्या है उसके अनुसार मैं सोचूंगा। कहा यह है बच्चा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो कई सारे मैंने खिलाड़ी को क्या देखा है कि वह क्या करता है कि 6 पे पावर n लेता है और 6 पे पावर n को एग्जाम्पल्स के थ्रू बनाता है। 6 पे पावर 1 आया 6 है, 6 पे पावर 2 आया 36 है, 6 पे पावर 3 आया फलना है चिल्ला है। ठीक, और उन्होंने बतला दिया बच्चे को कि देखो कहीं तुमको 0 नज़र आ रहा है इकाई अंक पे, क्या बोलो
कहेगा इकाई अंक पे, देखो इकाई तो यहाँ 6 है, यहाँ भी इकाई 6 है, अगला भी इकाई कुछ ना कुछ अंक आएंगे, शून्य नहीं आएंगे, इसका मतलब 0 पे समाप्त नहीं होती है। और फट से लिख देंगे कि अतः यह सिद्ध हुआ। जो कि बच्चा मैथमेटिकल्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं थ्योरम्स आइडेंटिटी, उसके अनुसार इसको बोला जा रहा है बनाने के लिए, ना करके ऐसे देख करके बता दो। तब तो बनाने की क्या ज़रूरत है, उसको डायरेक्टली बोल दो कि 6 पे पावर n 1 लूँगा तो 6 आएगा, 2 लूँगा तो 36 आएगा, 0 कहीं अबे नहीं करेगा। वो तो एक लाइन में भी जवाब दे सकता है। यह क्वेश्चन आपसे 2 नंबरिया में पूछे जाते हैं। तो मैथमेटिकल जो आपका थ्योरम्स है वह क्या कहती है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसको हम बनाएंगे। देखो ध्यान देना थोड़ा सा, मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद आप देखना। कई सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर इसका भाषा हमसे नहीं हो पा रहा है। तो भाषा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ जाओगे तो खुद लिख लोगे, ठीक, नहीं समझोगे तो लिख भी नहीं पाओगे। अच्छा, तो सबसे पहली बात मैं ऐसे एग्जाम्पल समझाने के लिए लेता हूँ 10। अब ज़रा तुम देखो, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं संख्या ले रहा हूँ बच्चा 10 और मैं पूछ रहा हूँ कि 10 का अभाज्य गुणनखंड आप बताओ, आप बोलोगे सर 2 5, मतलब 2 पे पावर 1, 5 पे पावर 1। मैं संख्या 20 ले रहा हूँ, इसका अभाज्य गुणनखंड बताओ, आप बोलोगे इसके सर इसको आप लिखिए 10 फिर आप लिखिए 5, मतलब 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। मैं संख्या ले रहा हूँ बच्चा 30, तो इसका अभाज्य गुणनखंड यदि मैं बोलूँ तो आप बोलोगे कि यहाँ आ जाएंगे 15, 3, 5। तो इसका मतलब हुआ 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1। मैं बोलूँ कि अच्छा ये तीनों संख्या में बताओ ऐसा क्या है जो तीनों में है। आप बोलोगे सर यह 5 पे पावर वाला जो बात है ना वह तीनों में है। और क्या है रे, आप बोलोगे कि सर यह 2 पे पावर वाला बात जो है ना वह तीनों में है। इसके अलावा एक तीसरा संख्या इसमें आया है, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं होनी चाहिए। मैं समझाना यह चाह रहा हूँ बच्चा कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 कब होगा पता है, जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का होगा। कम से कम अगर ऐसा नहीं आया, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m नहीं आया, तो उसके इकाई स्थान पे 0 संभव नहीं है। यह थ्योरम्स कहती है और इसी को आधार मान करके हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो आइए देखिएगा ध्यान से, मैं लैंग्वेज आपको हजम करवाने का प्रयास करूंगा। हो जाएगा ना? बिल्कुल होगा। देखना, अभी तुरंत देखना, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रुक जाओ। तो चलो देखो कैसे बनाते हैं। 6 पे पावर n आप लिखो, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 गुना 3 पे पावर n, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर n, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, अभी मैंने क्या थ्योरम्स बतलाया था कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे शून्य तभी संभव हो सकते हैं जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m का रूप हो, तब होगा ना। यहाँ है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, क्या लैंग्वेज लिखेंगे आप, लिखिएगा चूँकि, ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूँकि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, देखिएगा ध्यान से, इकाई स्थान पर शून्य तभी संभव है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, शून्य तभी संभव है जब उसका अभाज्य
गुणनखंड, देखिएगा ध्यान से, गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का हो, के रूप का हो, फुल स्टॉप। ठीक, परंतु यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखने वाले हैं, परंतु 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का, देखिएगा ध्यान से, के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः 6 पे पावर n के इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर शून्य संभव नहीं है, शून्य संभव नहीं है। देखिएगा नीचे कट जाए तो आप मैनेज कीजिएगा, नहीं है। अगर मैं चाहता बच्चा तो इसको थोड़ा सा और भी बड़ा करके लैंग्वेज लिख सकते थे, ठीक है, और बहुत सारा बातें इस थ्योरम्स में और भी लिखना पड़ता है। अगर थ्योरम्स को पूरा लिखोगे थोड़ा सा लैंग्वेज और भी बड़ा हो जाएगा। तो मेरा प्रयास यह रहा है कि लैंग्वेज को इतना छोटा किया जाए ताकि आपका नंबर भी ना कटे और किसी को अगला को जो चेक करे आपका कॉपी उसको लगे कि हाँ बच्चा परफेक्ट रूप से सही बात लिखा है। तो मैंने यह सब चीज़ बात लिखा। यदि मेरे लिखने की इच्छा होता तो मैं और भी लिख सकता था कि चूँकि मैं जानता हूँ कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, बहुत सारा बात है कहानी लिखने को, लेकिन उतना आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना लिख दो आपका काम धूमधाम से चल जाएगा, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं, और इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार बनाओ ढंग से, बस खेल समाप्त। तो उम्मीद करते हैं कि आज मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको करवाया है वह आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक, और आगे भी आपको समझ में आते रहेंगे। तो बच्चा हम लोग अब मिलेंगे आपका नेक्स्ट डे, नहीं उसके नेक्स्ट डे अल्टरनेटिंग क्लास होगी आपका। हर एक दिन अंतराल के बाद आपका वीडियो आते रहेगा, आप कंप्लीट सिर्फ करते चले जाइएगा, क्योंकि अब जो है इस चैनल पे अगर जब मैं बात करूँ बच्चा 9, 10, 11, 12 सारा मैथ पढ़ाया जाएगा। इसीलिए मैंने सारा का रूटीन एडजस्ट किया है कि किस दिन किसको आने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। धन्यवाद।